Hi, so we are reading this class 11th economics book. इसके हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल और इसके रीजंस क्या थे। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशंस, occupational structure and infrastructure. These all things we covered in chapter number 1. Now let us talk about chapter number 2. We'll talk about the goals of 5-year plans, agriculture, industry and trade, trade policy, import, substitution. हम यहाँ पे ये सारा कंटेंट अभी पढ़ने वाले हैं. अगेन अवर अप्रोच वुड बी सिंपल. हम हर चीज़ बहुत डिटेल में देखेंगे और हर लाइन और हर वर्ड पे एम्फेसाइज करेंगे. दिस इज़ लिटिल बिट बिगर चैप्टर, सो हैव पेशेंस. हम ये रिकैप एंड देन फाइनली ये एक्सरसाइज भी देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इकोनॉमिक्स जो 11th में है अभी, इसमें हम पढ़ रहे हैं कि 1950 टू 1991 का जो फेज़ है, इसमें इंडियन इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ. ये जो फेज़ था, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, दैट वाज प्लानिंग कमीशन 1950 टू 1990. इस चैप्टर के बाद हम समझेंगे कम टू नो द गोल्स ऑफ इंडियाज़ 5-year प्लान्स, विल नो अबाउट द डेवलपमेंट पॉलिसीज़ इन डिफरेंट सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में. इस फेज़ की बात कर रहे हैं अपन 1950 टू 1990. We'll learn to think about the merits and demerits and limitations of a regulated economy, because ये जो फेज़ है इसमें इंडियन इकोनॉमी ऑल्दो मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, बट बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे रेगुलेटेड है, लाइसेंस राज भी है यहाँ पे. So this is first 5-year plan. The central objective of planning in India is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. ये जो प्लानिंग कमीशन है बेसिकली ये रशिया से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है. 1980s एंड 70s जब रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इंडिया के जो फ्रीडम स्ट्रगल में इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल एंड इवन दिस सुभाष चंद्र बोस, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस रशियन रिवॉल्यूशन से भी. तो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ये जो सोशलिस्ट और थोड़ा प्लानिंग कमीशन के टाइप का जो काम आया, ये इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किया इन 5-year प्लान्स में. सो 15th of August 1947 को इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम. फाइनली वी वर मास्टर ऑफ अवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल. अब हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सोवरेन हो गए हैं. द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन अवर हैंड्स. नाउ अवर डेस्टिनी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी. नाउ द जॉब ऑफ नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन अवर ओन हैंड्स. लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने डिसाइड किया अमंग अदर थिंग्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बिकॉज वर्ल्ड में कैपिटलिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं. हम इंडिया कैसी इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करेंगे और जो मोस्ट सूटेबल रहे हमारे नेशन के लिए, बिकॉज अवर नेशन इज़ यूनिक, सो मच ऑफ डाइवर्सिटी. अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू. तो जो आर्टिकल 39B एंड C कहता है, वेल्थ जो है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए. ये हमने शुरू से ही एम्फेसाइज किया है, वेलफेयर ऑफ ऑल रादर देन अ फ्यू. देर आर फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, बॉक्स 2.1 में ये दिया है, बट अमंग देम सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट. सी, ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडिया के इनिशियली, जो हमारे मॉडर्न इंडिया जो बनेगा इसमें इनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. दे वर इंस्पायर्ड बाय दिस सोशलिज्म. He was not in favor of the kind of socialism established in the former Soviet Union. तो हमें सोशलिज्म चाहिए, बट इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टिंकर करेंगे. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बाबा साहब ने क्या बोला था, हमने अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूशन को देखा, समझा, पिक किया डिफरेंट कंट्रीज़ का, बट उसको हमने रिकैलिब्रेट किया और उसको रीमॉडल किया इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग. तो हम इस सोशलिज्म को रीमॉडल करेंगे. सोवियत यूनियन वेर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर्मर सोवियत यूनियन का. ऑल फैक्ट्रीज एंड फार्म्स इन द कंट्री वर ओन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा सोवियत यूनियन में है. देर वॉज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन्स इन द वे दैट इट वॉज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन. तो इंडिया एज इट इज़ सोशलिज्म नहीं कॉपी करेगा. Nehru and many other leaders, thinkers of the newly independent India, sought an alternative to the extreme version of capitalism and socialism. तो हम कैपिटलिज्म
के एक्सट्रीम में भी नहीं जाएंगे और हम सोशलिज्म के एक्सट्रीम में भी नहीं जाएंगे, हम बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लेंगे और एक मिडिल पाथ मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेंगे. Basically sympathizing with the socialist outlook, they found the answer in an economic system where, in their view, combined the best features of socialism without its drawback. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector होगा, but also प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होगा और डेमोक्रेसी भी होगा. द गवर्नमेंट इस सब चीज़ों को प्लान करेगी. तो हमने बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड लिया. पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों इंडियन इकोनॉमी में को एग्जिस्ट करेंगे. सो दिस इज़ द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. सी, हर सोसाइटी में 3 सवाल उठते हैं. व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. कंट्री में हम क्या प्रोड्यूस करें. जैसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया में हमने क्या डिसाइड किया, हमें ये फॉर एग्जांपल मेडिकल में, एग्रीकल्चर में और से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस में हमें दिस सेल्फ रिलायंट होना है. हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस. ये प्रोडक्शन का तरीका क्या होना चाहिए. शुड प्रोड्यूसर यूज़ मोर ह्यूमन लेबर या फिर कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग्स. इंडिया में अक्सर बिकॉज पॉपुलेशन का कमी है नहीं हमारे पास ह्यूमन लेबर का, तो हम इधर भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया हमने. हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल. तो ये 3 सवाल थे जो हमने उस वक्त आंसर करने की कोशिश किया. वन आंसर टू दीज क्वेश्चन इज़ टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस क्या है. और मार्केट फोर्सेस 2 होती है, एक होती है सप्लाई और एक होता है डिमांड. ये सप्लाई और डिमांड ही डिसाइड करती है मार्केट में सारे इक्वेशंस को. फॉर एग्जांपल हम दिस फ्यूल का प्राइस हम देखते रहते हैं, क्रूड फ्यूल प्राइस फॉल हुआ. वाई? बिकॉज सप्लाई और डिमांड में मिसमैच हो रहा है बहुत ज़्यादा. मार्केट इकोनॉमी में ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड. जिसकी ज़रूरत हो वो प्रोड्यूस होगा. जैसे कि गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इधर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट. जैसे कि इफ़ कार्स आर इन डिमांड तो कार्स प्रोड्यूस होगा, बाइसिकल्स डिमांड में है तो बाइसिकल्स प्रोड्यूस में होगा. तो जो मार्केट डिमांड करेगा प्रोडक्शन भी उसका होगा. इफ़ लेबर इज़ चीपर देन कैपिटल, तो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम लेंगे. और अगर लेबर नहीं है, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न एंड दिस यूरोप में या फिर अमेरिका में, यहाँ पे लेबर इजीली नहीं मिलता है, तो वो कैपिटल पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं. कैपिटलिस्ट सोसाइटी गुड्स प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग पीपल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर. कैपिटलिस्ट में परचेजिंग पावर एक फैक्टर होता है. परचेजिंग पावर मतलब द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. तो लोगों की ज़रूरत का सामान नहीं आएगा, लोग क्या खरीद सकते हैं, एबिलिटी वो खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे, इन सब चीज़ों पे कैपिटलिज्म में एम्फेसाइज होता है. तो कई बार जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो इग्नोर हो गई. सो दैट इज़ वन हैज़ टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट. ये कैपिटलिस्ट में है. लो कास्ट हाउसिंग है, जैसे पुअर में इज़ मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड. वाई? बिकॉज मार्केट सेंस में पुअर डू नॉट हैव द परचेजिंग पावर टू बैक द डिमांड. तो एज अ रिजल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस. तो ये जैसे हाउसिंग डिमांड्स एंड ऑल है, बिकॉज इसमें परचेजिंग पावर लेस है, तो कैपिटलिस्ट जो है वो इस सब चीज़ों को इग्नोर कर देगा. और इंडिया तो वैसे भी काफ़ी पुअर था हमारा शुरुआत में, तो अगर हम कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट हो जाते तो बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं पीपल की, लोगों की, वो फुलफिल नहीं होती. सो दैट इज़ वाई हमने कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट जाने से मना कर दिया. दिस कॉमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड और सप्लाई नहीं होगी. तो सच अ सोसाइटी डिड नॉट अपील टू जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे. इट मेंट दैट ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री वुड बी लेफ्ट बिहाइंड, बिकॉज उनके पास ये परचेजिंग पावर नहीं है. दे विल नॉट हैव अ चांस टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो फॉर दिस रीज़न ये कम्प्लीटली कैपिटलिस्ट होने से वी सेड नो. फिर बात आई सोशलिस्ट की. सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर करती है 3 क्वेश्चंस को इन अ टोटली डिफरेंट मैनर. इन 3 क्वेश्चंस को सोशलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द सोसाइटी. तो सोशलिस्ट में क्या एम्फेसाइज हो रहा है? नीड, रिक्वायरमेंट हो रहा है. इट इज़ अज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड सो द डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस. जैसे कि दिस चाइना एंड रशिया में आप देख सकते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है. सरकार डिसाइड करेगी कि इतने लोगों के लिए मकान बनाना है, इतने लोगों को ये इंफ्रास्ट्रक्चर देना है. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द केस ऑफ नॉर्थ कोरिया. द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सब गवर्नमेंट कंट्रोल है.
In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford to purchase. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट इट डाउन. what people need and not on what they can afford to purchase. लोगों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्शन होगा. अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, सोशलिस्ट जो नेशन होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं, फॉर एग्जांपल फ्री हेल्थ केयर मिलेगा सारे सिटीजन्स को. स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट पार्टी होती है, वहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होगा बिकॉज एवरीथिंग इज़ ओन्ड बाय द स्टेट. फॉर एग्जांपल इन क्यूबा, चाइना, ऐसे कुछ इकोनॉमिक सिस्टम वहाँ पर हैं गवर्न बाय दिस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. फिर थर्ड कैटेगरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी की. मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है ये मार्केट टुगेदर आंसर करता है 3 क्वेश्चन का, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस. नोट इट डाउन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड. मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट प्रोवाइड करता है वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एसेंशियल गुड्स जो मार्केट इग्नोर कर देगा, एसेंशियल सर्विसेज जो परहैप्स मार्केट को बेनिफिशियल नहीं दिख रही है, तो वहाँ पे सरकार स्टेप इन करेगी और वो सारी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जहाँ जहाँ मार्केट फेल्स टू डू. सो इन अ वे दिस इज़ बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड. तो ये फ़र्क होता है कैपिटलिस्ट में, दिस सोशलिस्ट में और दिस मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी में. बट यू नो अगर हम आज का देखें तो ये तो बुकिश नॉलेज हो गया. आज का देखें ना तो कोई भी इकोनॉमी कम्प्लीटली सोशलिस्ट नहीं है, कोई भी इकोनॉमी कम्प्लीट कैपिटलिस्ट भी नहीं है. सब इकोनॉमी आज की डेट में मिक्स्ड इकोनॉमी बन रही है. स्पेशली कोविड-19 के बैकड्रॉप में देखो, यूएसए कैपिटलिज्म है बट बहुत सारी वेलफेयर अप्रोच हो रही है, सोशलिज्म टेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा आ रही है. सो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे अब ज़्यादा पॉपुलर हो रही है. अब बात करते हैं कि प्लान क्या होता है. प्लान मतलब होता है जैसे आपने अपना सपोज प्लान किया है नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये काम करना है मुझे एंड ऑल दीज थिंग आई नीड टू डू. सो प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज़. आपके पास रिसोर्सेज है, अब इनको पुट टू यूज़ कैसे करें. इट शुड हैव सम जनरल गोल्स होने चाहिए एज वेल एज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए विच आर टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. से इंडिया में 5 ईयर प्लान चलता था पहले, 5 साल में हमें ये काम करने हैं, ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारे रिसोर्सेज होंगे और इस तरीके से हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे. तो इसको हमने बोल दिया प्लान. इन इंडिया प्लान्स 5 साल के ड्यूरेशन का होता था तो इसे 5 साल का प्लान बोल दिया. पंचवर्षीय योजना, वी बोरोव दिस फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियन, द पायोनियर इन नेशनल प्लानिंग. हमारा जो प्लान डॉक्यूमेंट था वो 2017 नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड इन द 5 ईयर प्लान बट ऑल्सो वॉट इज़ टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर. तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. 5 ईयर प्लान सपोज था प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान 2. नाउ it will be unrealistic to expect that all the goals of a plan to be given equal importance in all the plan. हर प्लान में आप देखना शुरुआत के प्लान से वहाँ पे एम्फेसिस से एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, दिस रूरल विलेजेस एंड ऑल में. फिर से सेकंड, थर्ड, 5 ईयर प्लान में क्या आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एम्फेसिस होता है. फिर एक 5 ईयर प्लान में हम पॉवर्टी पे एम्फेसाइज करते हैं. सो दिस कीप ऑन चेंजिंग. गोल्स में एक्चुअली भी इन कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं. ये goal of introducing modern technology may be conflict with increasing employment if the technology reduces the need of labor. जैसे कंप्यूटर्स जब आए तब लोगों को डर लगा कि ये सबकी जॉब यहाँ पे कंप्यूटर एक खतरा बन जाएगा, तो ऐसा भी हुआ है. प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल, अ वेरी डिफिकल्ट जॉब होता है इफ़ वी डिफरेंट गोल्स बीइंग एम्फेसाइज्ड इन डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया. इंडिया में 5 साल के प्लान है, स्पेल आउट हुए ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस होगा, ये कंटिन्यू रहा. फिर 5 ईयर प्लान ही बाद में नीति आयोग में कन्वर्ट हो जाएगा. इफ़ द प्लान इज स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर वेयर इट प्लेज कमांडिंग रोल, जैसे पावर जनरेशन और इरिगेशन, लीविंग द रेस्ट टू द मार्केट. तो इस तरीके से इंडिया शुरू में क्या थी, प्लान्ड वे में, प्लान्ड इकोनॉमी थी, प्लान्ड वे में हमने प्रोग्रेस किया. अब इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर की एनकरेज किया हमने, पार्ट ऑफ द प्लान एफर्ट. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया 1948 में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं. 1950 में प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन. 5 साल के प्लान का इरा अब ये चालू हो गया 1950 से. गोल क्या था 5 ईयर प्लान का. 5 ईयर प्लान जो थे ये क्लियरली स्पेसिफाइड गोल्स थे. इनके जो गोल्स थे वो थे ग्रोथ करनी है कंट्री में, मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस करना है और इक्विटी. ये हम शुरू से एम्फेसाइज कर रहे हैं इन चीज़ों में. रिमेंबर दीज 4 थिंग्स, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी.
इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल दीज गोल्स। कई बार ग्रोथ पे एम्फेसिस हुआ, मॉडर्नाइजेशन पे, सेल्फ रिलायंस और कई बार इक्विटी पे। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, सो चॉइस हैज़ टू बी मेड इन ईच प्लान अबाउट विच ऑफ द गोल इज़ टू बी गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, क्योंकि इकोनॉमी में हमेशा जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसके हिसाब से हमारी चॉइसेस डिक्टेट करनी पड़ती है हमें। Nevertheless, planner have to ensure as far as possible the policies of the plans do not contradict these four goal। तो ये पिलर्स हो गए और इस पे हमें आगे प्लानिंग करनी है। अब हम इनके बारे में जानते हैं वन बाय वन। ग्रोथ का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? विकास। इंक्रीज इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, दिस इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। मतलब हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन करें कंट्री के अंदर। इट इम्प्लाइज इधर अ लार्ज स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल हो, लार्ज साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज हो, जैसे कि ये सपोर्टिंग सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, या फिर एफिशिएंसी इंक्रीज हो प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज की। तो ये हमारा मेन फोकस है, दैट इज ग्रोथ। Good indicator of economic growth in the language of this economics is steady increase in the GDP, gross domestic product। ये कंट्री की बाउंड्री है, इसमें साल भर में जितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उनका बनता है GDP। GDP is the market value of all the goods and services produced in the country during a year. Now you can think of the GDP as a cake and growth is increase in the size of the cake। अगर केक लार्जर है तो मोर पीपल कैन एन्जॉय इट, सो इट इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज ताकि ग्रोथ हो। ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, पीपल ऑफ इंडिया एन्जॉय करेंगे ज़्यादा रिच और वेरिड लाइफ। जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, जैसे इकोनॉमी में होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर सर्विस सेक्टर है। ये तीन मेन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस। कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दिस सेक्टर अब द स्ट्रक्चरल कंपोजिशन होता है। जैसे हम पढ़ते हैं ना इंडियन की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है और मैन्युफैक्चरिंग का कितना कंट्रीब्यूशन है, से एग्रीकल्चर का क्या कंपोजिशन है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर डोमिनेटेड है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डोमिनेटेड है? आंसर दिस, सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग। सम कंट्रीज़ में ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा जीडीपी में, कई जगह एग्रीकल्चर ज़्यादा डोमिनेट करता है, कुछ कंट्री में सर्विस करता है और कुछ कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो चाइना में क्या डोमिनेट करता है? नाउ यहाँ पे बात है महलनोबिस द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम पे सारे मॉडल्स बने हैं हमारे यहाँ। काफ़ी डिस्टिंग्विश थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज़ 5-year प्लान, उसमें ये नाम बहुत प्रोमिनेंट है, स्टैटिस्टिशियन प्रशांता चंद्रा महलानोबिस, ये स्टैंड्स आउट होता है। प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिगिन विद दिस सेकेंड 5-year प्लान में चालू हुआ, रियल टर्म में, ऑल्दो फर्स्ट में स्टार्ट हो गया था बट रियलिटी में सेकेंड में हुआ। सेकेंड प्लान लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन था, डेवलपमेंटल प्लानिंग की बात किया, लेट डाउन बेसिक आइडियाज़ गोल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, जैसे हमने महलानोबिस आइडिया उस टाइम पे इम्प्लीमेंट किया। कैन बी रिगार्डेड एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब महलानोबिस was born in 1893 in Calcutta. He was educated at the Presidency College in Calcutta और Cambridge University in England. इनके जो कंट्रीब्यूशन है सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, इसके कारण इन्हें इंटरनेशनल फेम मिला। 1945 में ये एक फेलो मेंबर बने ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी में, सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट है, यहाँ पर भी ये आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट बने मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी का। तो दिस टेल्स ही वॉज अ वेरी वेरी क्वालिफाइड पर्सन। देन he then later established the Indian Statistical Institute ISI, ये कहाँ पर है? कैलकाटा में है। और एक जर्नल स्टार्ट किया इन्होंने, संख्या नंबर, which still serves as a respected forum for statistician to discuss their idea. ISI and Sankhya are highly regarded by statisticians and economists all over the world to this day. ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड महलानोबिस ने इनवाइट किया मैनी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया को, अब्रॉड को एडवाइस लेने के लिए ऑन इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सलाह मांगी इन्होंने सबसे। सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकेम नोबल प्राइज विनर लेटर विच शो दैट ही कुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स विद टैलेंट। ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि हमको टैलेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जब टैलेंट शूट हुआ है, आइडेंटिफाइड हुआ है, उससे पहले ही अगर हमने उसको टैलेंट को पहचान लिया, दैट्स अ क्वालिटी। Among the economists invited by Mahalanobis, there were who were very critical of the socialist principle of the second plan.
He was willing to listen to what his critics had to say, the mark of a great scholar. Always remember this thing. The mark of a great scholar, even mark of a great leader, mark of a great administrator is what? अपने critics को बहुत patiently आपको सुनना है. You should have this ability. Willing to listen to what his critics had to say. Many economists today reject the approach of planning formulated by Mahalanobis, but he will always be remembered for playing this vital role in putting India on the road to economic progress. Statisticians continue रहे to profit इसके contribution जो उनकी statistical theory है. तो ये नाम आपको याद रखना है. क्या नाम है ये है महालनोबिस, प्रशांता चंद्र महालनोबिस. ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान. और ये आर्किटेक्ट है, ISI संख्या भी इन्होंने बनाया है, आर्किटेक्ट है इंडिया की प्लानिंग के लिए. अब सर्विस सेक्टर की बात करते हैं. एज अ कंट्री डेवलप अंडरगोज स्ट्रक्चरल चेंजेस. हमने इकोनॉमी पढ़ा था बेसिक क्लासेस में. प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, फिर से टर्शरी होती है, फिर क्वार्टरनरी, ऐसे चेंज होता है. तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं. केस ऑफ इंडिया में स्ट्रक्चरल चेंजेस पिक्यूलियर है. शेयर ऑफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा, शेयर ऑफ इंडस्ट्री डोमिनेट करेगा, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट होगा, तो सर्विस सेक्टर भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करने लग जाएगा GDP में अदर टू सेक्टर्स के कंपैरिजन में. इंडिया में शेयर ऑफ एग्रीकल्चर GDP में मोर देन 50% था. वी वुड एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री. बट 1990 में शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर हो गया 40.59. ग्रोथ हुआ मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, लाइक व्हाट वी फाइंड इन डेवलप्ड नेशंस. आप देखो इंडिया में भी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, सी हुआ डेवलप्ड स्टेट्स से गुजरात हुआ, से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन कंपैरिजन टू ओडिशा एंड दिस बिहार एंड ऑल. तो यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर चेंज है इकोनॉमी का. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेट कर रही है और सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, जबकि इन एरिया में से प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है. Phenomenon of growing share of the service sector was accelerated in the post 1991 period जब onset of globalization हुआ. ये टाइम आएगा स्पेशली IT सर्विस का, BPO का, इस सब में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में दबदबा बन जाएगा. In the country which will be discussed in chapter number 3. So this is the structural composition and the growth point. अब हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की. इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का. देन प्रोड्यूसर्स हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. समय के साथ बदलना है. हम पढ़ते रहते हैं ना, स्टैगनेंट वाटर स्टिंक्स. सो फॉर एग्जांपल अ फार्मर कैन इंक्रीज द आउटपुट ऑन द फार्म बाय यूजिंग न्यू सीड वेराइटी इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ओल्ड वन. वंडरफुल, इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी. सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन. एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. तो ये कहलाता है अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब कि मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन डज नॉट रेफर ओनली टू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. चेंज इन सोशल आउटलुक भी एक मॉडर्नाइजेशन होता है. फॉर एग्जांपल इंडिया की एक टाइम पे सोसाइटी थी, वहाँ पे बहुत बुरी बुरी बातें होती थी, जैसे सती प्रथा थी, देन चाइल्ड मैरिज होता था, वहाँ पे विडो मैरिज नहीं होता था. देयर वर सो मेनी सोशल इविल्स. अब बाद में हमारी सोसाइटी इंप्रूव हुई, तो हमारी सोसाइटी क्या हुई? मॉडर्नाइज हुई, सोशल आउटलुक चेंज हुआ. जैसे रिकॉग्निशन व्हाट वुमेन वुड हैव द सेम राइट एज मेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. अगर काम बराबर कर रहे हैं तो पैसा भी बराबर मिलना चाहिए. ट्रेडिशनल सोसाइटी में विमेन का सपोज रिमेन. तो ये चीज़ें हैं, मॉडर्नाइज हो रही हैं. मॉडर्न सोसाइटी मेक्स यूज ऑफ टैलेंट्स ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस. बैंक्स में, फैक्ट्रीज में, स्कूल्स में देखो विमेन आर डूइंग सो वेल, एंड सच अ सोसाइटी इन मोस्ट ओकेशन इज ऑल्सो प्रॉस्परस भी होती है. यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. देन थर्ड है सेल्फ रिलायंस, जो आज हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव अभी हम पढ़ रहे हैं ना, रिलीफ एंड रिफॉर्म 5 सीरीज वीडियो हमने देखा. सेल्फ रिलायंस अब यहाँ पे फोकस है. नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन. या तो खुद से डेवलप हो रहा है या दूसरी जगह से इंपोर्ट करके हम अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं. फर्स्ट 7 5-year प्लान गेव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस पे था, मतलब अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ. मतलब खुद ही प्रोडक्शन करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे हम. दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस अवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री में डिपेंडेंस कम करना है, स्पेशली फूड में. हम फूड का यहाँ पे बैगेजेस आते थे, शिप्स आती थी यहाँ पे फूड की, और फिर हम शिप टू माउथ कंट्री कहलाया जाता था इंडिया को. It is understandable that people who were recently freed from foreign domination should give importance to self-reliance, because एक बार हमने देख लिया ब्रिटिशर्स पे भरोसा करके, दोबारा ये मिस्टेक नहीं करनी है. It was feared that dependence on imported food supplies, foreign technology and foreign capital make India's sovereignty vulnerable हो जाती है to foreign interference in our policy. ये बात हम काफ़ी क्लियर थे in early years.
फिर फोर्थ आता है इक्विटी. Growth, modernization और self reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. Equity मतलब growth और जो progress है, wealth है, वो distributed होनी चाहिए. Country can have high growth. Most modern technology developed in the country itself. But most of the people living in poverty, तो क्या ऐसी growth अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं होगी. It is important to ensure that benefit of economic prosperity reach the poor sections as well as instead of being enjoyed only by the rich. We keep on reading this Oxfam report बताती है इंडिया में सारी जो वेल्थ है वो कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास ही कंसंट्रेटेड है. जो मेजर है से 70% पॉपुलेशन है उनके पास पैसा नहीं है. सो इन एडिशन टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस इक्विटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हर इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, एक डिसेंट हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ शुड बी रिड्यूस्ड. ये बेसिक चीज़ें हम बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हर किसी के पास होना चाहिए. और आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C ऑलवेज रिमेंबर, ये प्रमोट करता है इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और स्टॉप करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ को. Let us now see how the first 7 5-year plan covering the period 50 to 90 attempted, इसको कैसे किया इन्होंने. अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं एग्रीकल्चर में. आपने देखा चैप्टर 1 में कॉलोनियल रूल था, नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी आई एग्रीकल्चरल सेक्टर में. कॉलोनियल रूल ने इंडिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके रख दिया एग्रीकल्चरल सेक्टर. Policy makers of independent India had to address these issues which they did through land reforms आए और फिर ये प्रमोट किया हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का, ग्रीन रिवॉल्यूशन, बिकॉज अच्छे सीड्स होंगे तो फसल भी अच्छी होगी, विच अशर्ड इन अ रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट दिस लैंड रिफॉर्म. At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries आ गए थे. हमने पढ़ा था ना जमींदार, जागीरदार, आपने लास्ट क्लास में बताया दिस महलवारी, जमींदार एंड रियोतवारी भी डिफरेंट जगह पे थी. तो ये इंटरमीडियरीज थे who merely collected rent from the actual tiller of the soil without contributing towards improvement on the farm. especially ये जमींदार और ये जागीरदार, ये इंटरमीडियरीज हैं. लो प्रोडक्टिव ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ने फोर्स किया इंडिया को, हमको इंपोर्ट करना पड़ा फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से. इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म. तो हमारा ये जो हम ये था वीट एंड ऑल था, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता था. हम हो गए थे शिप टू माउथ, इंपोर्टेड फूड हम खाते थे, उस पर डिपेंडेंट थे. इक्विटी जो थी लैंड रिफॉर्म्स का डिमांड किया. लैंड रिफॉर्म मतलब ज़मीन में आपको रिफॉर्म लाने हैं, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग करना है. इंडिपेंडेंस के बाद अबॉलिश किया गया इंटरमीडियरीज को और जो टिलर्स थे जो वहाँ पे जुताई और ये सारा काम कर रहे थे उनको ऑनर ऑफ लैंड बना दिया. आइडिया ये था कि ऑनरशिप ऑफ लैंड आएगी तो उससे इंसेंटिव्स आएंगे, टिलर्स इन्वेस्ट करेंगे, इंप्रूवमेंट प्रोवाइडेड सफिशिएंट कैपिटल वाज मेड अवेलेबल टू देम. जैसे खुद की ज़मीन होती है तो उस पर ज़्यादा इनपुट डालता है किसान, उसके ज़्यादा ख्याल रखता है ज़मीन का. तो ये तो ऑनरशिप चेंज किया हमने. इसके बाद जो चेंज किया वो था लैंड का सीलिंग. सीलिंग मतलब छत, मतलब ऊपर लिमिट लगा दी है, इससे ज़्यादा ज़मीन किसी को नहीं मिलेगी. तो ये लैंड सीलिंग कर दिया. लोगों के पास से 200 300 एकड़ ज़मीन थी तो उसकी सीलिंग कर दिया इन्होंने कि से 10 एकड़ से ज़्यादा किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होगी. तो दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. पर्पज़ ऑफ लैंड सीलिंग था रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स, बिकॉज कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन है और कुछ लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है. अबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब था कुछ 200 लाख टेनेंट केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, सो दे वर दस फ्रीड फ्रॉम दिस. जमींदार के एक्सप्लॉयटेशन से, शोषण से उनका मुक्ति मिला. ऑनरशिप कॉन्फर्ड ऑन टेनेंट्स गिव देम द इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट, और इसने कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ इन एग्रीकल्चर में, क्योंकि खुद की ज़मीन है, ज़्यादा आउटपुट लाएंगे, अब ये ज़्यादा मेहनत करेंगे और इससे ग्रोथ ज़्यादा होगी. पर गोल ऑफ इक्विटी वॉज नॉट फुल्ली सर्व्ड बाय अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. अभी भी पूरी तरह ये सर्व नहीं हुआ है इंटरमीडियरीज को हटाने के बाद भी. सम एरियाज फॉर्मर जमींदार थे, ये कंटिन्यू करे अपनी ओन लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन. ये इंडियंस की एक्सपर्टीज़ है, हम हर अच्छे कानून में कुछ ना कुछ लूप होल निकाल लेते हैं. सो देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एविक्टेड एंड द लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटर बन गए, एक्चुअल टिलर्स वो खुद ही बन गए. ऑनरशिप ऑफ द लैंड ले लिया इवन व्हेन द टिलर्स गॉट ऑनरशिप ऑफ लैंड. पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबरर जैसे कि शेयर क्रॉपर्स एंड लैंड लेस लेबरर्स थे, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिला लैंड रिफॉर्म से. लैंड सीलिंग जो हुआ लेजिस्लेशन का, उसमें काफ़ी हर्डल्स भी आए. बिग लैंडलॉर्ड्स को चैलेंज किया गया,
लेजिस्लेशन इन्होंने चैलेंज किया, कोर्ट में अपील कर दिया, डिले किया इसका इम्प्लीमेंटेशन, डिले किया, रजिस्टर देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स का ऐसा टैक्टिक्स इन्होंने लगाया ताकि वो एस्केप हो सकें फ्रॉम दिस लेजिस्लेशन। लूप होल्स इन्होंने फाइंड किए। Legislation also had a lot of loopholes which were exploited by the big landlords to retain their land. Big land holders थे, इन्होंने loopholes का फ़ायदा उठा के अपनी ज़मीन को बचाने का कोशिश किया। Land reform सक्सेसफुल था केरला और वेस्ट बंगाल में बिकॉज इस स्टेट्स में गवर्नमेंट कमिटेड थी टू द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर। यहाँ पे सक्सेस रहा केरला और बंगाल में। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स में ये इतना लेवल ऑफ कमिटमेंट नहीं था, तो यहाँ पे अभी भी इनइक्वालिटी बनी रहेगी लैंड होल्डिंग की टू दिस डे। तो ये तो पहला रिफॉर्म था हमारा, दैट वाज अबाउट लैंड सीलिंग एंड लैंड रिफॉर्म। अब जो नेक्स्ट चीज़ आया वो था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब ये हाई यील्डिंग वेराइटी आएगी, टेक्निक्स बढ़ेगी। इंडिपेंडेंस जब हुआ इंडिया का तो 75% कंट्री की पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी लो थी। इतनी जनता काम कर रही है बट जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी लो बिकॉज ये पुराने टेक्निक से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, एब्सेंस है रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स के लिए। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है ये वाइटली डिपेंड्स था मानसून में। इंडिया में रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, अगर मानसून अगर फेल हो जाता, मानसून ट्रबल में आ जाता तो इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ट्रबल्ड अनलेस दे हैड एक्सेस टू इरिगेशन फैसिलिटी विच वेरी फ्यू हैड। तो एग्रीकल्चर इंप्रूव करना है तो क्या इंप्रूव करना है, इरिगेशन फैसिलिटी बेटर करनी पड़ेगी। स्टैग्नेशन हुआ एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इसमें काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। This refers to the large increase in the production of food grain resulting from this use of high yielding variety HYV seeds है, especially wheat के लिए और rice के लिए। NCERT geography बहुत डिटेल में हमने देखा HYV wheat and rice। यूज़ ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड थे, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भी यहाँ पे चाहिए था करेक्ट क्वांटिटी में, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। इन इनपुट से अगर करेक्ट प्रपोर्शन में देते हैं तो फसल बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। जैसे इस बार वीट का हार्वेस्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में। फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड रिक्वायर्ड रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो है कैपिटल और दूसरा ये इरिगेशन एंड अदर थिंग। तो एज अ रिज़ल्ट फर्स्ट फेज़ जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का था मतलब 1960-1970 के मिड तक, इसमें HYV सीड रिस्ट्रिक्टेड थे मोर एफुलेंट स्टेट में जैसे कि पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, यहाँ पे था। यूज़ ऑफ HYV सीड प्राइमरली बेनिफिट किया वीट ग्रोइंग रीजन्स को ही। अब जो सेकेंड फेज़ आया ग्रीन रिवॉल्यूशन का 70 से 80 तक, HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड होगी लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स में, ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट होंगे, ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल करेगा इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी लाने में इन फूड ग्रेन। इंडिया अब डिपेंडेंट नहीं है ऑन द मर्सी ऑफ अमेरिका, अब शिप टू माउथ नहीं है हम, एनी अदर नेशन भी नहीं है फॉर मीटिंग इट्स ओन फूड रिक्वायरमेंट। सो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। ग्रोथ एग्रीकल्चरल आउटपुट में इंपॉर्टेंट है बट इट इज़ नॉट इनफ। अगर लार्ज proportion of this increase is consumed by the farmer themselves instead of being sold in the market, the high output will not make such a difference to the economy as a whole। हमने शुरू में देखा ना, एग्रीकल्चर पहले क्या होती थी, सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होती थी, फिर वो हुआ इंटेंसिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, फिर आया ये कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर में मतलब ये था कि आप खेती कर रहे हो बट वो खुद के खाने के लिए नहीं, उसको बेचने के लिए आप कर रहे हो, तो ये ज़रूरी था। If on the other hand a substantial amount of agricultural produce is sold in the market by the farmer, higher output can make a difference to the economy। तो अब हमें ये systematically as a production के वे में हमें इसे वर्क करना है एग्रीकल्चर को, subsistence नहीं। Portion of agricultural produce which is sold in the market by the farmer is called marketed surplus। surplus क्या होता है, आपको इतना खाना है, खा लिया, इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा वो आपका सरप्लस है। इस सरप्लस को आप सेल कर दोगे मार्केट में और उसके लिए आपको एक पैसा मिलेगा, तो आपने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर दिया।
प्रोपोर्शन ऑफ राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ग्रीन रिवॉल्यूशन पीरियड में, मार्केटेड सरप्लस हुआ, सोल्ड किया फार्मर्स ने मार्केट में, तो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन डिक्लाइन हुआ रिलेटिव टू अदर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। लो इनकम ग्रुप थे जो ज़्यादा लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन फूड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन रिलेटिव प्राइसेस, बिकॉज अगर फूड प्राइस बहुत बढ़ गया तो जो पैसे कम कमा रहे हैं वो इसको कैसे अफोर्ड करेंगे, सो दैट इज़ वाई फूड प्राइसेस भी यहाँ पे फॉल होगा और वो सोसाइटी को बेनिफिट करेगा। यू वोंट बिलीव, एक टाइम था इंडिया में जब स्टारवेशन से डेथ होता था, फेमाइन से लाखों लाखों लोग मरे हैं इंडिया में, बिकॉज उनको खाने के लिए फूड नहीं मिल पा रहा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इनेबल किया गवर्नमेंट को प्रोक्योर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे स्टॉक रहता है, अभी भी से 1 ईयर का स्टॉक है यहाँ पे, विच कुड बी यूज इन टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज। जैसे कोविड-19 भी अगर थ्रेट बढ़ता है तो इसमें हम ये FCI के जो स्टॉक्स हैं इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। नेशन हैड इमेंसली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चीज़ को कवर किया, वॉज नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, तो इसमें बेनिफिट्स भी हुए और नुकसान भी हुए। वन सच रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी दैट इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर। इक्विटी यहाँ पे लॉस होगा, कुछ फार्मर जो अर्ली अडॉप्टर थे वो काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे और जो कुछ नहीं थे वो पीछे छूट जाएंगे। Only the big farmers could afford the required input, so thereby reaping most of the benefits of the green revolution. तो ये जो early adopters हैं, big farmer हैं, ये सारा फ़ायदा उठा देंगे। So the HYV crop were also more prone to attack by pest. ये एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ये जितनी भी क्रॉप है ये पेस्ट से अफेक्ट हो जाती है, तो अब इसके लिए पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इनका हाई मेंटेनेंस क्रॉप है ये। Small farmers were adopted this technology could lose everything in a pest attack, तो risk was also there. Fortunately, ये जो fears थे did not come true because the steps taken by the government. गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड किया, लोन इंटरेस्ट रेट था काफ़ी कम था, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र दिया। सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र मतलब 1,000 रुपये का फर्टिलाइज़र है, सरकार उसको 500 में दे रही है, आप केवल 500 दो, जो 500 रुपये है वो सरकार वहन करेगी, तो ये सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइज़र हो गया। स्मॉल फार्मर्स को एक्सेस टू नीडेड इनपुट भी हुआ। स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन द रिक्वायर्ड इनपुट। आउटपुट ऑन स्मॉल फार्मर्स इक्वल द आउटपुट ऑन लार्ज फार्मर इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो इससे थोड़ा बेनिफिट हुआ। एज अ रिजल्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बेनिफिट किया स्मॉल एज वेल एज रिच फार्मर्स दोनों को। रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग र्यून व्हेन पेस्ट अटैक, जैसे अभी हमें लॉक्यूस्ट अटैक का डर लग रहा है, तो पेस्ट अटैक होता था तो रिस्क आ जाती थी, क्रॉप्स कंसिडरेबली रिड्यूस भी हो जाती थी, तो इसके लिए इंश्योरेंस स्कीम एंड ऑल नेसेसरी होता है, जैसे अभी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, तो rendered by research institute established by the government. You should note that the green revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmers also gains from the new technology. So now understand, this is why we adopted this mixed form of economy. मतलब private forces भी हैं, capitalism की forces भी active हैं, market forces भी हैं, but at the same time सरकार भी है जो intervene करेगी जब उसको यहाँ पे equity ensure करना है। सो दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं सब्सिडी की। इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन सब्सिडी का एग्रीकल्चर में प्रेजेंट है, ये अभी भी हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन है। WTO में हम अक्सर देखते रहते हैं ये डी मिनिमस एंड ऑल सब्सिडी पे अक्सर टेंशन होता है वहाँ पे। इट इज़ जनरली अग्रीड दैट इट वाज नेसेसरी टू यूज सब्सिडी टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर एडॉप्शन टू द ऑफ द न्यू HYV टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे आपको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमने अज्यूम किया है, फार्मर्स इन जनरल और स्मॉल फार्मर्स इन पर्टिकुलर को। एनी अदर टेक्नोलॉजी विल बी लुक्ड अपॉन एज बीइंग रिस्की बाय फार्मर। अगर रिस्क है तो गवर्नमेंट वहाँ पे सब्सिडी देगी। तो सब्सिडी जो है ये नीडेड है टू एनकरेज फार्मर टू टेस्ट द न्यू टेक्नोलॉजी, सरकार की बैकिंग है यहाँ पे। Some economists believe that once the technology is found profitable and widely adopted, सब्सिडी को धीरे धीरे पुल आउट करना चाहिए फेज्ड मैनर में, बिकॉज उनका पर्पज सर्व हो गया है। Further, subsidy are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry as well. And among farmers, subsidy largely benefit करती है farmers in the more prosperous region को। तो इक्विटी यहाँ पे थोड़ा इंश्योर नहीं होती है अभी, बिकॉज अपन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो अपन इकोनॉमिक एंगल देखेंगे सब्सिडी एंड ऑल का। वी आर दिस जोग्राफिकल क्या डैमेज हो रहा है एंड दिस विल स्किप। So therefore it is argued that there is no case of continuing with fertilizer subsidy. ये economically prudent नहीं है. It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government's finance. तो सरकार धीरे धीरे सब्सिडी से अलग हटना चाहती है। जैसे एक LPG में डू यू रिमेंबर एक पहल स्कीम आई थी जिसमें गिव अप सब्सिडी का इन्होंने कैंपेन चलाया था।
Now, other hand, some believes that government should continue with agricultural subsidy because farming in India continues to be बहुत risky है, climate resilient इतना crop है नहीं हमारी, और weather vagaries भी बहुत बढ़ रही है. So extreme climate activities जैसे अभी से this बिकॉज कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हुआ, देन अभी साइक्लोन भी आया था, अभी लोकस्ट अटैक भी आ रहा है, तो इन सब बहुत सारे वेरिएबल पैरामीटर्स के कारण सब्सिडी एक ज़रूरी पैरामीटर होता है यहाँ पे. मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडी. एलिमिनेट करेंगे सब्सिडी को तो ये इंक्रीज हो जाएगा इनइक्वालिटी रिच और पुअर में, और ये वॉयलेट कर देगा गोल ऑफ इक्विटी 39B 39C. सो दीज एक्सपर्ट्स आर्ग्यू सब्सिडी लार्जली बेनिफिट करती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और बिग फार्मर्स को. करेक्ट पॉलिसी ये होती है कि हम अबॉलिश करें सब्सिडी बट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर पुअर फार्मर्स एंजॉय द बेनिफिट. तो ऐसा कुछ तरीका निकालें कि जिसको ज़रूरत है उसको सब्सिडी मिलती रहे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है उससे हम सब्सिडी पुल आउट कर लें, तो हमारी इकोनॉमी भी हैप्पी होगी और ग्रोथ भी हैप्पी होगा. लेट 1960s में इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ने इंक्रीज़ किया सफिशिएंटली टू इनेबल द कंट्री टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन. अचीवमेंट था, ये काफ़ी प्राउड था. हम शिप टू माउथ अब नहीं रहे, हम सेल्फ सफिशिएंसी आ गई है. नेगेटिव साइड ये हुआ 65% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर है इवन 1990 में. इवन अभी 2020 में भी 50% से ज़्यादा जो अराउंड है पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड है. अब यहाँ बात होता है नेशन बिकम मोर प्रॉस्परस, प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर में वर्किंग इन द सेक्टर डिक्लाइन हुआ कंसिडरेबली. आज 15-16-17% रहा है एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन. 1950-1990 में प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट था डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, नॉट द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन दिस. तो why was such a large proportion of the country engaged in agriculture, although agricultural output could have grown with much less people working in the sector? एक टर्म होता है ना disguised employment. Answer is that industrial sector and service sector did not absorb the people working in the agriculture sector. लोगों को नौकरी मिलती नहीं है तो वो कहने को खेतों में जो ट्रेडिशनल है उसमें काम करने लग जाते हैं, ऑल्दो वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट है नहीं, दिस प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है, तो ये बन जाता है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. तो ये एक थिंग है यहाँ पे. बिफोर दैट यहाँ पे एक ब्लॉक है बॉक्स 2.6, यहाँ पे लिखा है कि प्राइसेस एज अ सिग्नल. प्राइस सिग्नल है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. सी डिमांड एंड सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ रही है, गुड अगर बहुत स्कार्स हो गया है, मिल नहीं रहा है इजीली, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, एंड दोज यूज द गुड विल हैव इंसेंटिव टू मेक एफिशिएंट डिसीजन अबाउट इट्स यूज बेस्ड ऑन द प्राइस. तो प्राइस ऑफ वाटर अगर ऊपर हो रहा है मतलब सप्लाई कम है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम हो जाता है. जैसे क्रूड ऑयल का अभी प्राइस कम हो गया बिकॉज सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतना है नहीं. प्राइस ऑफ पेट्रोल में भी हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट को, बट हमने अगेन काफ़ी डिटेल में न्यूज़पेपर एंड ऑल में पढ़ा इसमें टैक्सेशन कैसे वर्क करता है. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता है और स्टेट वैट एंड दिस सेल्स टैक्स लगा देता है. तो ये इस तरीके से ये रेगुलेशन भी होता है यहाँ पे. सब्सिडी डू नॉट अलाउ प्राइस टू इंडिकेट द सप्लाई ऑफ अ गुड. अब सब्सिडाइज्ड पहले जो चीज़ें होती थी तो उसमें सरकार क्या करती थी, कैप लगा देती थी. से पेट्रोल का प्राइस 50 रुपये से ज़्यादा होगा तो सरकार उसका वहन करेगी. तो अब इस केस में सब्सिडी के कारण हमें एक्चुअल इंडिकेशन नहीं मिल रहा है सप्लाई ऑफ गुड का, ये ज़्यादा है या कम है, सरकार का यहाँ पे इंटरफेरेंस होगा और सब्सिडी के कारण वो एक अपर कैप हो गई. इलेक्ट्रिसिटी वाटर सब्सिडाइज रेट और फ्री में मिल जाता है कई जगह पे. तो अक्सर जो चीज़ फ्री में आपको मिल जाती है आप उसका वैल्यू नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. हमको लगता है कि ये चीज़ अगर फ्री में मिल गई है, इस पे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा हमें, तो हम उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम करते हैं, विच इज़ नॉट राइट. ये यूज वेस्टफुली करते हैं विदाउट एनी कंसर्न फॉर देयर स्कार्सिटी. तो ये भी एक पॉइंट है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है. ये वाटर प्राइस टू बी रिफ्लेक्ट स्कार्सिटी, फार्मर्स विल कल्टिवेट क्रॉप सूटेबल फॉर द रीजन. सी किसानों को फ्री में पानी दे दिया तो ये दिन भर अपना पंप चलाते रहते हैं, पूरा खेत इनका भरा रहता है बिकॉज पानी फ्री है, बिजली फ्री है, वेस्टेज कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा. और फिर इनके खेत अगर इतना पानी से भरा रहेगा तो उसमें सॉल्ट पैन भी बन जाता है और यहाँ पे ये सॉल्टी हो जाता है इनका और ये ज़मीन ख़राब हो जाती है. तो ये हमें समझना चाहिए, फ्री मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसको क्या करें, मिसयूज़ करने लग जाए. नो, वी शुड बी दिस यूज़ इट जुडिशली, इसे यूज़ करना चाहिए हमारा. बिफोर दैट देयर वाज वन मोर बॉक्स
ऑनरशिप एंड इंसेंटिव्स था, इसमें ये बात था लैंड्स टू द टिलर है, अगर किसी चीज़ की ऑनरशिप आ जाती है ना तो हम उसको ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं। जैसे खेत जो है इसकी ऑनरशिप इनको टिलर्स को दे दिया तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली अब दे स्टार्टेड एक्टिंग। ऑनरशिप ऑफ लैंड इनेबल्स द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड आउटपुट, ये फ्रूट्स फॉर सेल हुआ। तो ऑनरशिप से भी यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि जैसे सोशलिज्म में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हर किसी को बराबर बराबर तनख्वाह मिल रहा है, ऐसा अक्सर सरकारी अधिकारियों में भी देखा जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी। दे आर गेटिंग दिस फिक्स्ड सैलरी, ज़्यादा काम करोगे तो भी उतनी सैलरी है, कम काम करोगे तो भी उतनी सैलरी है। तो उसमें क्या हुआ, इंसेंटिव नहीं हुआ, अच्छा काम करने पे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, बुरा काम करने पे पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। तो सोशलिज्म में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये कंपटीशन और दिस इंसेंटिव्स जो हैं, रिवॉर्ड्स जो हैं, इसको कल करता है, इसको सप्रेस करता है। वही कैपिटलिज्म में क्या होता है कि अगर मैं सपोज 10 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर सेकंड पर्सन इज़ वर्किंग फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स उसको कम बेनिफिट मिलेगा। तो कंपटीशन, एफिशिएंसी एंड दिस ग्रोथ, ये इंसेंटिव्स जो मिलते हैं उससे ज़्यादा होती है कैपिटलिज्म में। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है अगर हम बहुत ज़्यादा सोशलिज्म की तरफ टेंड करते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे वी रेड अबाउट दिस डिबेट ओवर सब्सिडीज़, हमने बॉक्स भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड को। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशन कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ऐसा बिलीफ आ गया था, इंडस्ट्रीज अच्छी है तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, तो शुरू में सारे प्लान है वो इंडस्ट्री पे एम्फेसाइज करेंगे। एग्रीकल्चर, देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर में इट प्रमोट मॉडर्नाइजेशन होता है और प्रॉस्पेरिटी। तो जितनी फैक्ट्री चल रही है मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, ऐसा वहाँ पे ऐसा इन्होंने बिलीफ सिस्टम बना लिया था। रीज़न दैट देयर वर 5-year प्लान प्लेस्ड अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा 5-year प्लान जो थे वो इस पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे काफ़ी एम्फेसाइज किया। कॉटन टेक्सटाइल में 2 वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स हमने देखा, जमशेदपुर एंड कोलकाता में। एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से इनका लोकेशन एंड ऑल एक्सप्लेन है वहाँ पे। But obviously we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow. इसको और expand करना है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आया इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। पॉलिसी मेकर्स, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन करना है हमें, तो इनको कौन सा सेक्टर ओपन करें, लाइसेंस कैसे दें, सरकार पीएसयू क्या बनाएगी। जैसे अभी हमने देखा डिफेंस का एक होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ओएफबी है, इसको भी कॉर्पोरेटाइजेशन करने की बात है। कुछ हम जगह हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइम पे बीएसएनएल का मोनोपोली होता था, फिर प्राइवेट सेक्टर्स भी आए। सो क्या प्राइवेट सेक्टर को देना है इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज में और क्या रिजर्व रखना है। इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल वेंचर्स में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिक्वायर्ड है। Not was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so. वो टाइम अलग था, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पैसा है लगा देंगे, बट जो प्रोडक्शन होगा वो मार्केट कैप्चर कर पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। Principally these reasons that the erstwhile government had to play an extensive role in promoting the industrial sector. तो सारी जिम्मेदारी सरकार को उठानी पड़ी। आप देखो उस टाइम पे सारी PSUs ही वर्क करेंगी, कोल में, माइनिंग में, एविएशन में, दिस टेलीकम्युनिकेशन में, एवरीवेयर देयर इज गवर्नमेंट। Indian economy socialist line led to the policy of government controlling the command heights of the economy. ये ऐसा चलता आएगा, सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज सरकार के पास है। सेकेंड 5-year प्लान पुट होगा, meant that government would have complete control of these industry that were vital for the economy. जो essential है वो सब सरकार के पास है। प्राइवेट सेक्टर का केवल कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, जो रिमेनिंग सेक्टर है उसमें ये केवल कॉम्प्लीमेंट्री अलाइड की तरह वर्क कर रहा है। अब आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 56 का, IPR 56। इसमें ये था स्टेट कंट्रोलिंग कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 56 अडॉप्ट हुआ। रिजोल्यूशन ने फॉर्म किया बेसिस ऑफ सेकेंड 5-year प्लान का। ये अक्सर सवाल आते हैं ये कब पूछा गया, तो सेकेंड में था ये। प्लान ने ट्राई किया बिल्ड द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इस रिजोल्यूशन में क्लासीफाई किया इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। पहली कैटेगरी वो है जिसमें इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये केवल गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज रहेंगी। सेकेंड कैटेगरी वो होगी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी सप्लीमेंट करेगा एफर्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। और जो तीसरा रहेगा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे सरकार की है। और जो तीसरा कैटेगरी रहेगा उसमें इंडस्ट्री विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। तो एक कंप्लीटली गवर्नमेंट, एक प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बोथ, एंड
थर्ड इज कंप्लीटली प्राइवेट, ऐसे करके इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। सो ये कैटेगरी था लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर में रखा, वॉज केप्ट अंडर स्टेट कंट्रोल थ्रू अ सिस्टम ऑफ लाइसेंस। तो जो प्राइवेट सेक्टर था, तीन कैटेगरी हुई ना, प्राइवेट, प्राइवेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट। तो जो प्राइवेट था उधर भी ये लेके आ गए सिस्टम ऑफ लाइसेंस। सिस्टम ऑफ लाइसेंस का भी अगेन इंडियंस मिसयूज़ करने में बहुत एक्सपर्ट है, लूप होल्स में। तो जो बड़े कैपिटलिस्ट थे वो लाइसेंस ले लेते थे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, ऑल्दो उनको वर्क नहीं करना है, वो केवल इसलिए कर रहे थे ताकि कंपटीशन को एलिमिनेट कर दें, ये सेक्टर किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाए, उन्हीं के अंडर में रहे। तो ये लाइसेंस राज भी, इंस्पेक्टर राज काफ़ी चलेगा उस टाइम पे। पॉलिसी का मतलब ये था प्रमोट करें इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन्स में, जैसे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, भिलाई स्टील प्लांट एंड ऑल, हम स्ट्रैटेजिकली पोजीशन पे उन्हें बनाते थे ताकि वहाँ पे ग्रोथ भी हो, इंडस्ट्री लेड ग्रोथ हो। ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है ना, ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स, तो हम इस टाइप से इंडस्ट्री लेड ग्रोथ बनाने की कोशिश करते थे। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में भी काफ़ी प्लांट्स ऐसे लगे हैं। पर्पज़ ये था रीजनल इक्वालिटी आनी चाहिए, ये नहीं कि दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, बैंगलोर बस यही एक बड़े शहर बन रहे हैं, नो, हर जगह हमको ग्रोथ लानी है। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री ऑब्टेन करेगी लाइसेंस आउटपुट डाइवर्सिटी के लिए। लाइसेंस टू एक्सपांड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो एक तो चीज़ हो गई लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग में भी इनकी कैपिंग लगा दी कि इससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, और आपको डाइवर्सिफाई एंड करके सर्टेन कंडीशंस भी लग गया। मतलब प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन कर रहा है बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन सरकार की है, तो ये उस टाइम पे चल रहा था। फिर स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज आई, विलेज एंड स्टॉल, कार्वे कमेटी आई, नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, स्पेशली एमएसएमई, सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में जो हमने 5 वीडियो सीरीज़ है उसमें देखा, एमएसएमई पे सरकार बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, बिकॉज ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रोथ को ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में लाने का, डिस्ट्रीब्यूटेड और इक्विटी वाइज ग्रो करने का। इसकी इवन डेफिनेशन भी चेंज हो गया, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में अलग अलग डेफिनेशन होती थी, अब ये डेफिनेशन डिस्कार्ड हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज दोनों का सेम क्राइटेरिया है एमएसएमई सेक्टर का, और इवन जो मीडियम स्मॉल इनका है ये कैप्स एंड दिस ये भी चेंज हो गए हैं। हैव अ लुक, वी हैव डिस्कस्ड इट ओवर देयर। नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट टू या यूनिट, ये उस टाइम पे इन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये उस टाइम का डेटा है। देन बिलीव किया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और मेन क्राइटेरिया हमारा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो हम इसको प्रमोट करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, एसएसआई को। ज़्यादा लेबर ये कंज्यूम कर पाएगी, जनरेट करेगी एम्प्लॉयमेंट, बट ये कॉम्पीट नहीं कर सकती हैं बिग इंडस्ट्रियल फर्म से, बिकॉज इनका डेवलपमेंट स्मॉल स्केल्स में है। तो दैट इज़ वाई वी नीड टू शील्ड देम फ्रॉम दिस लार्ज फर्म्स। कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस भी नहीं होनी चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बचाना है हमें इस मॉडल में। तो प्रोडक्शन नंबर ऑफ गुड्स का रिजर्व किया गया, स्मॉल स्केल को इतना दिया जाएगा, क्राइटेरिया इनका दिया। दे वर ऑल्सो गिवन कंसेशन देते थे इन्हें, लोअर एक्साइज ड्यूटी, बैंक लोन, लोअर इंटरेस्ट रेट में। द आइडिया इज वी नीड टू प्रमोट दिस, वाई? बिकॉज दिस इज लेबर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। अब आया ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट मतलब आयात, हम जो आयात कर रहे हैं उसका सब्सटीट्यूशन निकालो, मतलब उसको हम घर पर ही डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर सके। पहले हम N95 मास्क ले रहे थे, PPE ले रहे थे, वेंटिलेटर्स ले रहे थे, अब हमने उसका सब्सटीट्यूशन निकाला और लोकली उसको मैन्युफैक्चर करने लग गए। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये है। ट्रेड पॉलिसी फर्स्ट 7 प्लान्स में था। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमने अपनाया। टेक्निकली ये था इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना है। पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, जो इंपोर्ट आ रहा है उसको सब्सटीट्यूट करो और घर पर ही वो सारी चीज़ें बनाओ, N95 मास्क, वेंटिलेटर, PPE एट्सेट्रा। इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल फॉरेन कंट्री में हम खुद बनाएंगे। देन प्रोटेक्शन देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन भी देंगे। हमने कई बार हम ये वर्ड्स देखते हैं ना, डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं हम, या फिर WTO में ये बात जाती है कि आपने ट्रेड बैरियर लगा दिए हैं। सो प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट टुक्स 2 फॉर्म, टैरिफ एंड कोटा। ये 2 चीज़ें हम आएंगे समझते हैं, टैरिफ और कोटा। जैसे RCEP से इंडिया अभी क्यों बाहर आया, दिस वॉज द रीज़न। इम्पोर्टेड गुड, हमको खुद का डोमेस्टिक मार्केट भी सेफ गार्ड करना है। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस टैरिफ एंड कोटा। टैरिफ एंड कोटा, टैरिफ मतलब होता है कि कितना बाहर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर क्या चार्जेस एंड ऑल लग रहे हैं। कोटा मतलब कितनी क्वांटिटी में वो पॉसिबल है।
imported good, तो they make imported goods more expensive and discourage their use. से अगर हम चाइना से मोबाइल आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, हमने इस पर हाई टैरिफ लगा दिया तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा और ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, तो हम इसका यूज़ डिस्करेज कर रहे हैं. हमने कोटा लगा दिया कि से अपन 2 मिलियन से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे मोबाइल हैंडसेट्स, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा इंपोर्ट और ये डिस्करेज होगा. कोटा मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड होता है, जो भी हमने बैरियर लगा दिया. इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटा इज दैट दे रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट, देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फर्म्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, से ये बचाते हैं. Policy of protection was based on the notion that industries of developing country were not in a position to compete against the goods produced by more developed economy. इंडिया की नया नया इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है, हम इतना कॉम्पीट भी नहीं कर पाएंगे, सो दैट इज़ वाई हमने ये स्ट्रैटेजी अपनाया. ये अज्यूम था कि इफ़ द डोमेस्टिक कंट्री वर प्रोटेक्टेड दे वुड लर्न टू कॉम्पीट इन द कोर्स ऑफ टाइम. थोड़ा वक्त के लिए ये था, टेम्पररी था, विद टाइम दे विल लर्न एंड फिर ये कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. Planners fear the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury good if no restriction were placed on import. जो foreign exchange है इंडिया का वो सारा import में ही खर्च हो जाएगा हमारा. Nor was any serious thought given to promote exports until the mid 1980s. तो ये पॉलिसी इतना ज़्यादा भी सक्सेसफुल नहीं होगी, इसके काफ़ी शॉर्टकमिंग्स हैं. इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या हुआ? अचीवमेंट हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर का ड्यूरिंग फर्स्ट 7 प्लान, इम्प्रेसिव था. प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्रीज़ हुआ, 13 से 24% हो गया. राइज हुआ इंडस्ट्री का शेयर जीडीपी में, इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया. ये जो था ये इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट बन गया. 6% एनुअल ग्रोथ रेट से इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज़ कमेंडेबल, ये बहुत अच्छी बात है. नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल एंड जूट पे अब हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, अब हमें नए एवेन्यूज़ भी ओपन हो गए हैं. इनफैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990. क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं. प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आया है, अपॉर्चुनिटीज़ आई टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म टू गेट इनटू बिजनेस. बिजनेस अब क्या हो रहा है? एनकरेज हो रहा है. बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं है कैपिटल की, वो तब भी वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं. फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन है, इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को प्रमोशन दे रहे हैं हम. सो इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कुछ इकोनॉमिस्ट बहुत क्रिटिकल हैं, उनको लगता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया नहीं है, ये अक्सर इनएफिशिएंट होती है. तभी आप कुछ टाइम से देखो सरकार बहुत ज़्यादा क्या एम्फेसाइज कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट इन PSUs एंड ऑल पे. सो ये इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया यहाँ पे. सिमिलरली टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल देखते हैं. पहले ये गवर्नमेंट ओन था, फिर बाद में इसको पब्लिक यहाँ पे लेके आए. फिर एब्सेंस ऑफ कंपटीशन आया टिल 1990s. वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन. 2-2 साल लग जाते थे और अब देखो 5 मिनट में आपको मोबाइल सिम मिल जाती है. तो वक्त चेंज हुआ है ऐसे. प्राइवेट सेक्टर बिकॉज मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था इसे. फिर प्लान डेवलपमेंट इंडियन इकोनॉमी का हुआ. नो डिस्टिंक्शन वॉज मेड कि व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू, व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू. ये डिस्टिंक्शन नहीं था कि क्या पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू, व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू. फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस, दिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड ऑल. Even though the private sector can manage hotels well, government also runs hotel government के भी होते हैं. तो why it is so? This has led to some scholars to argue कि state should get out of area which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services only which the private sector cannot provide. तो ये बाद में ऐसे criterias आ जाएंगे. Now काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं, ह्यूज लॉसेस में भी चल रहे हैं. गवर्नमेंट डिफ़िकल्टी है. सी एयर इंडिया को गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है. दिस ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, दिस OMC जो है, इसमें भी मार्केटिंग कंपनीज, इसमें भी सरकार काफ़ी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, BPCL एंड ऑल पे. कोल इंडिया एंड ऑल, काफ़ी जगह सरकार के प्लान्स हैं इस डिसइन्वेस्टमेंट के. PSUs में सरकार पीछे आना चाहती है. वाई? बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग नहीं है वहाँ पे. प्राइवेट सेक्टर आता है तो ये बिलीव किया जाता है ज़्यादा एफिशिएंटली उसको वर्क करेगा. Then need of obtain license to industry was misused by industrial houses. Big industries क्या करती थे? इंडस्ट्रियलिस्ट लाइसेंस ले लेते थे, ऑल्दो उनको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है. लाइसेंस और लॉबी विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज रादर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट. तो इससे हमारी ग्रोथ क्या हुई? हैम्पर हुई बहुत टाइम तक. जो ज़रूरी चीज़ें थी वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन क्रिटिसाइज हुआ ऑन द ग्राउंड, इवन आफ्टर इट प्रूव टू डू मोर हार्म देन गुड.
रिस्ट्रिक्शन एंड इम्पोर्ट, इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वॉट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड, और इनका क्वालिटी सेम नहीं था, कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, इम्पोर्ट कई बार सस्ता हो जाता है। हमने ये बैरियर्स बनाए कि हम खुद को सेफगार्ड करेंगे, बट इन्होंने हमको भी अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया बाहर के वर्ल्ड में जाके इंटरेक्ट करने से, एक्सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे थे, तो दिस इज़ नॉट राइट, इसका क्रिटिसिज्म है काफ़ी ज़्यादा। प्रोड्यूसर्स अवेयर थे कैप्टिव मार्केट का, इंसेंटिव नहीं मिला टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड, कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगा, वाई शुड दे थिंक ऑफ इम्प्रूविंग क्वालिटी व्हेन दे वुड सेल लो क्वालिटी आइटम एट अ हाई प्राइस, सो कंपटीशन वाज मिसिंग, competition from import forces our producers to be more efficient. फिर economists also point out that public sector is not meant for earning profit but to promote the welfare of the nation. ये बात कही गई कि जो public sector है ये welfare of the nation के लिए है. Public sector firms on this view should be evaluated on the basis of कितना वेलफेयर दे रहे हो. ये एक इन पे बात लग गई कि जैसे सरकारी कंपनी है तो ये वेलफेयर कर रही है, प्रॉफिट इज़ नॉट द वे, बट प्रॉफिट भी ज़रूरी होता है, वरना आप बॉयंट कैसे रहोगे, सर्वाइव कैसे करोगे. प्रोटेक्शन में सब इकोनॉमिस्ट ने होल्ड किया, वी शुड प्रोटेक्ट अवर प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एज लॉन्ग एज द रिच नेशन कंटिन्यू टू डू सो. ये भी फ्लॉड है. ऑल दीज कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमिस्ट कॉल फॉर चेंज इन अवर पॉलिसी. तो अभी दैट इज़ वाई हम 1990 तक का देख रहे हैं. 1991 में हम एक नया एलपीजी पॉलिसी लेके आ जाएंगे और ये नई इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी 1991 में. तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट 7 प्लान्स में इम्प्रेसिव थी. इंडस्ट्रीज बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड कंपेयर टू द सिचुएशन एट इंडिपेंडेंस. सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन हुआ. हम अबॉलिशन किया जमींदारी सिस्टम का भी. परफॉर्मेंस मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओके था. एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन हुआ, प्रिवेंट किया ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इतनी नहीं थी. सेल्फ रिलायंस केवल नाम मात्र का था. इंडियन प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए. टैरिफ एंड दिस कोटा थिंग था और यहाँ पे हमने टैरिफ भी लगा दिया था. डिड नॉट गिव देम इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. कंपटीशन नहीं है, क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी. इंडियन पॉलिसी इनवर्ड ओरिएंटेड थी, एक्सपोर्ट पे हमने ध्यान नहीं दिया. स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर हम नहीं बना पाए. हम नीड फॉर रिफॉर्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वाइडली फेल्ट और कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो, नया इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में हमने इनिशिएट करने का सोचा. तो अब हम 90 पे आ गए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे नया इंडिया जो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म्स को देखेगा. लेट अस हैव अ रीकैप. इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एनविसाज किया इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें बेस्ट फीचर्स सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है. कल्मिनेटेड इन द मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल. ऑल इकोनॉमिक प्लानिंग हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड थ्रू 5-year प्लान के थ्रू होगा. ये महलनोबिस प्लान. कॉमन गोल्स 5 ईयर के थे. ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, नो दिस कीवर्ड, एंड इक्विटी. मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर में थी लैंड रिफॉर्म और ग्रीन रिवॉल्यूशन. सेल्फ सफिशिएंट बनना था फूड ग्रेन प्रोडक्शन में. proportion of people depending on agriculture did not decline as expected. इवन अब भी इंडिया में आधी जनता एग्रीकल्चर में है. इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन हमारी पॉलिसी थी. इंडस्ट्रियल सेक्टर रेज्ड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. तो ऐसा हमने कोशिश किया जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको हम खुद ही बनाए, सेल्फ रिलायंट बने. मेजर ड्रॉबैक था इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो था ये इनएफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर. दैट इज़ वाई सरकार डिसइन्वेस्टमेंट भी करना चाहती है. लॉसेस में जा रहे थे, लीडिंग टू ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड रिसोर्सेज. यू वुड बी सरप्राइज्ड कि एयर इंडिया एंड ऑल में हमने कितना ज़्यादा नुकसान उठाया है, लॉस मेकिंग कितना ज़्यादा हुआ है यहाँ पे. सो ये कुछ कंक्लूजन है जो 1950 से 1990 तक के इंडिया की इकोनॉमी को हमने यहाँ पे हाईलाइट करता है. नाउ लेट अस ट्राई टू हैव सर्टेन क्वेश्चंस. डिफाइन अ प्लान. प्लान क्या होता है, व्हाट इज दिट्स डेफिनेशन. इंडिया ने ऑप्ट क्यों किया प्लानिंग. प्लान्स में गोल्स क्या होते हैं, वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स. एंड ये हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन में. मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. देन सरप्लस. लैंड रिफॉर्म क्यों ज़रूरी थे, लैंड सीलिंग क्यों किया हमने, लैंड रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी थे, इम्प्लीमेंट हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में. देन ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, क्या बेनिफिट्स आए, क्या ड्रॉबैक हुए. ग्रोथ विद इक्विटी क्या होता है 39 BC. इक्विटी क्यों ज़रूरी है. मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव ने कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट किया इन द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. देन ये नेसेसरी क्यों है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में टू फॉलो सेल्फ रिलायंस करना ज़रूरी है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव भी. सेक्टोरल कंपोजिशन इंडिया का क्या था, किस सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है. सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम ऑफ जीडीपी क्यों दे रहा है. पब्लिक सेक्टर क्या होता है, लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्हें क्यों दिया गया.
एक्सप्लेन करें ग्रीन रिवॉल्यूशन एनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर सफिशिएंट फूड ग्रेन हुआ, हम शिप टू माउथ से सेल्फ सफिशिएंट बन गए। देन सब्सिडीज़ जो होती है ये एनकरेज करती है फार्मर टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज शील्ड मिल गया, बट ये बर्डन भी है गवर्नमेंट फाइनेंसेस में, यूजफुलनेस इनका क्या होगा। डिस्पाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन 65% इंडिया की पॉपुलेशन एंगेज हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर में टिल 1990। फिर पब्लिक सेक्टर एसेंशियल है इंडस्ट्रीज़ में, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ह्यूज लॉसेज हो रहा है, ड्रेन ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी है। तो ये क्या ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है मॉडर्न टाइम में भी, स्पेशली सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में भी हमने देखा सरकार पुल करना चाहती है काफ़ी ज़्यादा PSUs से। देन एक्सप्लेन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। वाई एंड हाउ द प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर दिस IPR 1956 एंड सी सम मैच ऑफ द फॉलोइंग है। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के, GDP है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन 1 ईयर। कोटा क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो इंपोर्ट कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इट्स एक्टिविटी। HYV क्या है, दिस सीड्स दैट गिव लार्ज प्रोपोर्शन, आउटपुट ज़्यादा है। सब्सिडी मतलब मॉनेटरी असिस्टेंस गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2, वेरी वेरी गुड चैप्टर। बहुत सारी चीज़ें हमने इस 1 आवर में समझ लिया। हमने इसमें पढ़ा दिस कंक्लूजन के पहले हमने देखा लाइसेंस राज क्या होता है, कंट्रीब्यूशन सर्विस एंड ऑल सेक्टर का, ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है। देन SSI इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी क्या हुआ, रिजोल्यूशन एंड ऑल। देन वी रेड अबाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेड, प्राइसेस एज अ सिग्नल। देन बिकॉज ऑफ दिस सब्सिडी ये चेंज भी हो जाता है, डिबेट ओवर सब्सिडीज आर गुड और सब्सिडीज आर बैड। देन मार्केटेबल सरप्लस, ग्रीन रिवॉल्यूशन, HY हाई यील्ड वेराइटी, लैंड सीलिंग्स, लैंड रिफॉर्म, ऑनरशिप, एग्रीकल्चर, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सर्विस सेक्टर में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशांता चंद्र महलनोबिस। देन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये सारे पैरामीटर्स हैं, प्लान क्या होता है, ये 3 सवाल आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम में। और ये है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। सो वी हैव रेड दिस यूनिट 1 में हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950-1990। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें अपन 1991 पे आएंगे और हम देखेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, study well and be safe.